जीए जीएस वर्ल्ड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर पेपर एमपी जेल प्रहरी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या देखा है कि जो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के लगभग 80 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर आप देख सकते हैं और इस बार का जो नोटिफिकेशन आया उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे 80 क्वेश्चंस जो होंगे या 80 नंबर जो होंगे आपके लिए एक बहुत ही बड़ी एक मतलब यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो ये 80 नंबर पर कमांड करना जरूरी है। तो आज इस क्लास में जो क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हैं और जो क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं 2018 का जो पेपर जो आया था उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। When we lift a bucket of water, the force acting on the object is। यहां पर क्वेश्चन ने कहता है कि जब हम अपने हाथ में बकेट उठाते हैं पानी से भरी हुई, उस पर कौन सा फोर्स लगता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि फोर्स होता क्या है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स होता क्या है। तो मान के चलो सरफेस है और इस सरफेस पर कोई एक ईंट रखी हुई है और यदि हम इस पर फोर्स मतलब इस पर यदि इसको हम धक्का देते हैं तो क्या हो जाएगी, ईंट क्या हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाएगी। सिंपल सी बात ये हो गई कि किसी भी वस्तु पर यदि हम किसी भी प्रकार का प्रेशर या धक्का देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि यदि आप एक बकेट उठा रहे हो तो उस बकेट जब उठाओगे तो कौन सा बल वहां पर काम करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा मस्क्यूलर फोर्स उस पर काम करता है। ओके, तो आप मुझे बताइए कि F इज इक्वल टू एम और क्या होगा ए। मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, हम पूरी की पूरी फिजिक्स, पूरी बायोलॉजी और केमिस्ट्री और जो आपके इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस जो है या जो पूरा का पूरा क्लास जो है वो हम कंडक्ट करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करो। अभी आपको यहां पर याद करना है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो क्या होगा कि ये मस्क्यूलर फोर्स क्या होगा कि जब आप बकेट उठाओगे तो आपके अंदर का जो मतलब जो मसल्स जो है उन मसल्स के द्वारा उस पर क्या लगाया जाएगा, बल लगाया जाएगा। इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, मस्क्यूलर फोर्स कहेंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 है फ्रिक्शनल फोर्स। सिंपल सी बातें हो गई कि यदि कोई चीज एक जगह पर रखी है और यदि उसको हमें धक्का मारना है तो जमीन का सरफेस और उस वस्तु के बीच में जो घर्षण या फ्रिक्शन काम करेगा उसे हम क्या कहते हैं, आपका फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं या घर्षण बल के नाम से जाना जाता है। मस्क्यूलर फोर्स को मांसपेशीय बल के नाम से जाना जाएगा। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो दो चार्ज के बीच में लगता है। मान के चलो कि एक धनात्मक चार्ज है, दूसरा ऋणात्मक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, वो आपस में अट्रैक्शन करेंगे। और यदि कोई पॉजिटिव फोर्स है और दूसरा भी पॉजिटिव फोर्स है तो उसमें क्या होगा, रिपल्शन होता है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई और इसी को हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। फिर से मैंने अभी तक जो आपको बताया है वो एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है कि यदि हम पानी से भरी हुई बकेट को उठाते हैं, बाल्टी को उठाते हैं तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है। तो हमने क्या कहा कि भाई साहब मांसपेशीय बल या फिर हम उसे कहते हैं मस्क्यूलर फोर्स उस पर काम करता है। फिर हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी है, वो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पूछ रहा है। तो आप सभी को पता है कि यदि एक चीज जमीन पर पड़ी है और यदि उस पर किसी प्रकार का बल लगता है और उसके बाद में जमीन की सतह और जो आपके वस्तु की सतह के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा फोर्स होगा जो दो आवेशों के बीच में लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और इसी को कूलाम के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
वेक्टर बोर्न डिसीज। तो सबसे पहली बात यहां पर आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर क्या होगा, यदि मान के चलो एक जगह से किसी वस्तु को दूसरी जगह जो लेकर जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर। तो सिंपल सी बात हो गई कि ऐसी डिसीज कौन सी है जो एक जगह से दूसरी जगह किसी माध्यम के द्वारा लेकर जाई जा रही है। मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात यह है कि यदि एक मच्छर है और वो मच्छर जो है क्या करता है, किसी को काटता है और उसके काटने से क्या होता है, मान के चलो मलेरिया हो जाता है। तो यहां पर वेक्टर क्या होगा, क्या होगा, आपका मच्छर होगा या मॉस्किटो होगा। तो सिंपल सी बात ये हो गई। यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये बताइए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो एक वेक्टर बोर्न डिसीज है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया एक ऐसी डिसीज है जो वेक्टर बोर्न डिसीज के नाम से जानी जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से होती है। और जब एनाफिलीज मॉस्किटो काटता है तब क्या एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो होगा आपका प्रोटोजोआ क्या होता है, मनुष्य के अंदर एंटर करता है और उसी प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया डिसीज होती है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है और मच्छर को यहां पर हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। और इस मच्छर का नाम क्या है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इस मच्छर का नाम है। और इसमें कौन सी बीमारी होगी, ये प्रोटोजोआ बीमारी है और इस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट प्रोटोजोआ का नाम है। ओके, उसके बाद में जब हम बात करते हैं कॉलरा की, तो कॉलरा एक बैक्टीरियल डिसीज है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉलरा बैक्टीरियल डिसीज है या आपकी जो है वायरल डिसीज है, मतलब वायरस से होती है बैक्टीरिया से होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा जो है एक बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है, जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है। ओके, तो यहां पर हमें क्या देखना है कि जो कॉलरा जो है ये क्या होगा, बैक्टीरिया का नाम है, विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण से कॉलरा होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस की, जो क्या होगा बेटा, किसके द्वारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर से मैं कहता हूं कि वेक्टर डिसीज मलेरिया है क्योंकि मच्छर के काटने से होती है और इसका जो प्रोटोजोआ जो है मच्छर के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉलरा की। तो आपको पता है जो कॉलरा जो होता है कॉलरी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है और उसके बाद टीबी जो होता है वो भी बैक्टीरियल डिसीज है। तो यहां पर दो तीन चीजें आपको याद रखना है, कॉलरा जो है बैक्टीरियल डिसीज है, जो आपका ट्यूबरक्यूलोसिस एक बैक्टीरियल डिसीज है, एड्स जो है ये आपका वायरल डिसीज है, वायरस या विषाणु से होने वाली बीमारी है। लेकिन यहां पर मलेरिया की जब हम बात करते हैं तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया तो फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कॉलरा कौन सी बीमारी है, बैक्टीरियल है या वायरल है या प्रोटोजोआन है, एड्स कौन सी है, वायरल है, बैक्टीरियल है या फिर आपका जो प्रोटोजोआन है, मलेरिया कौन सी है, ट्यूबरक्यूलोसिस कौन सी है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉलरा जो है बैक्टीरियल, एड्स वायरल, मलेरिया प्रोटोजोआन, ट्यूबरक्यूलोसिस जो होगी बैक्टीरियल डिसीज होती है। ओके, अब हम स्विच कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज इनफॉर्म फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। देखो यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इंफॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। देखो यहां पर समझने की कोशिश करना कि ऐसी कौन सी चीज है, जो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डीएनए जो है एक ऐसा क्या है, एक एसिड है, डीऑक्सी जो होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है। तो यहां पर दो बातें आपको याद करना है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जो सूचना को जो है स्थानांतरित करने का काम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड करता है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। अब डीएनए जो होता है
आपके जो सेल जो होता है ना, सेल सेल आपको पता होगा, कोशिका आपको पता होगा, कोशिका के केंद्रक में या न्यूक्लियस में पाया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 के बारे में। आरएनए को हम क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहां पर होता है बेटा? ए बी सेल के न्यूक्लियस में होता है। अब इस आरएनए का काम क्या है? इस आरएनए का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम होता है आरएनए का। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी बात यह हो गई कि डीएनए जो होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को या अनुवांशिक जो मतलब बातों को पहुंचाने का काम करता है, लेकिन आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन के संश्लेषण का काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होगा सेल का सबसे बड़ा पार्ट होगा, और इसको हम किसी भी सेल का क्या कहते हैं बेटा? ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी सेल का क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। सिंपल सी बात यहां पर क्लियर हो गई। द ब्रेन ऑफ सेल या कोशिका का दिमाग हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं न्यूक्लियस को। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम करते हैं। द स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। देखो यहां पर भी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहां पर मैं लिख देता हूं। यहां पर हम क्या लिख देंगे बेटा? कनेक्टिव, है ना। कनेक्टिव टिश्यू जो होगा कौन सा होता है, यहां पर हम बात करते हैं। तो पहली बात तो यह हो गई कि ऑप्शन नंबर 1 टेंडन, दूसरा कार्टिलेज, तीसरा बोन और चौथा लिगामेंट। तो एक एक करके सारे ऑप्शंस को हम लोग आज पर देख लेते हैं। टेंडन क्या होता है? टेंडन एक ऐसा टिश्यू या ऐसा उत्तक होता है जो आपकी मांसपेशियों को हड्डियों से कनेक्ट करवाने का काम करता है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, आप सिर्फ सुनते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि टेंडन एक ऐसा उत्तक होता है जो आपकी हड्डियों को मांसपेशी से या मसल से कनेक्ट करने का काम करता है। यह बात आपको समझ में आ गई? ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज क्या करता है? कार्टिलेज जो होता है दो हड्डियां, मतलब क्या होता है कि जहां जहां पर ज्वाइंट होगा वहां वहां पर प्रेजेंट होगा एक हड्डी का दूसरा सिंपल रूप होता है। तो कार्टिलेज क्या हो गया कि जो आपकी नोज में जो आपकी हड्डी है वो क्या है? कार्टिलेज है। जो आपके कान की हड्डी वो क्या है? कार्टिलेज है। तो यहां पर दो बातें आपको समझ में आ गई है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है? द स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? हड्डी, बोन होगा, बोन। तो ये हड्डी या बोन जो होता है कि नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है। उसके बाद में हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे, लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? एक टिश्यू होता है जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो टेंडन क्या हो गया? मांसपेशी या मसल को हड्डी से जोड़ेगा। कार्टिलेज एक हड्डी के तरह होगा लेकिन एक सॉफ्ट होगा, और क्या करेगा? ये नोज में और ईयर में पाया जाएगा, और जहां पर भी ज्वाइंट होगी वहां पर प्रेजेंट होगा। जो बोन जो हो गया क्या हो गया? एक स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट क्या करेगा? दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ओके, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ब्लैंक स्पेस है। इन एन अनवांटेड प्लांट इन अ कल्टीवेटेड फील्ड विच competes with the main crop for nutrient, shelter and sunlight। देखो यहां पर क्या कहा गया है कि एक अनवांटेड प्लांट होता है खेत में, जिस प्लांट की खेत में जरूरत नहीं है, और वो प्लांट क्या करता है? जो खेत में जो धान लगी है, जो भी मतलब आपका अनाज लगा है, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स को लेता है, सनलाइट को लेता है। तो यहां पर इसको हम क्या कहते हैं? खरपतवार। क्या कहते हैं बेटा? खरपतवार। तो सिंपल सी बात हो गई कि खेत में ऐसा पौधा जिसकी जरूरत नहीं है, जो पौधे जो मतलब धान हो गया, जो अनाज हो गया, उसके न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है, उसे हम क्या बोलेंगे? वीड या खरपतवार के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय। देखो मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे दूंगा, तो उससे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इस पूरा का पूरा पेपर भी मैं डाल दूंगा। तो बात करते हैं, द न्यूक्लियस ऑफ एटम वाज डिस्कवर्ड बाय। जो एटम जो है, जो आपका एटम जो है, जो परमाणु जो है, उसका या जो न्यूक्लियस जो है किसने डिस्कवर किया था?
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। ओके, यहां से अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ बातों को देखते हैं। एक बात आपको याद रखनी है, मैंने यहां पर लिखा है ईंट पर नाच। क्या लिखा है मैंने बेटा, ईंट पर नाच। तो ई से, ये वाला जो ई जो है, इस ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इसको किसने डिस्कवर किया, थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, थॉमसन ने किया। अब उसके बाद में प पे आ जाते हैं, पी पे आ जाते हैं, तो हम बात करते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया बेटा, तो इसको भी किसने डिस्कवर किया है, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, और न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या क्या यहां पर कहता है। तो जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया बेटा, यहां पर हम लिख देंगे क्या, किसने डिस्कवर क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। चैडविक ने क्या किया, आपके न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। रदरफोर्ड ने किसको डिस्कवर किया, आपके न्यूक्लियस को और आपके प्रोटॉन को डिस्कवर किया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हर एक बात को आपको अच्छे से सुनना है, अच्छे से अपने मन में बिठाना है। 1 से 2 बार आप वीडियो देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, मतलब जो जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा Fe2O3 जो है आपका, जो रस्ट या जंग जो होता है उसका रासायनिक फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, in an object placed in front of a plane mirror at a distance of 10 centimeter from it, then the image from formed will be, मतलब क्या कहा गया, एक समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, एक समतल दर्पण है, उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्या रखा गया, एक इमेज को रखा गया, एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो उस इमेज का जो चित्र जो बनेगा उस प्लेन मिरर पर कहां पर बनेगा, तो पहली बात उस प्लेन मिरर के पीछे बनेगा, और कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। तो समतल दर्पण या प्लेन मिरर पर जो चित्र जो बनता है वो कहां बनेगा, मिरर के पीछे। और यदि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो पीछे कितनी दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, यदि आपकी हाइट 10 फीट है और यदि अब आपको अपने घर में, यदि एक आपको घर में समतल दर्पण मतलब खरीदना है आपको तैयार होने के लिए, अब आप उस समतल दर्पण की क्या हाइट रखोगे, तो 5 फीट। कितनी फीट, 5 फीट। सिंपल सी बात हो गई कि यदि समतल दर्पण में या प्लेन मिरर में अपनी कंप्लीट इमेज यदि आप देखना चाहते हैं तो आपकी साइज का आधा साइज होना चाहिए प्लेन मिरर का। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद में काल्पनिक जो है मतलब इमेज बनती है, दृष्टिपटल बनता है, उसके बाद वास्तविक बनती है, और उसके बाद इसका साइज सेम होता है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि आपको 10 फीट की हाइट का व्यक्ति यदि आपको प्लेन मिरर में दिखाना है तो आपके प्लेन मिरर की हाइट 5 फीट होनी चाहिए। वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्टेड इमेज बनेगी, और एक सेम साइज की इमेज का निर्माण होता है। ओके, यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से जेल प्रहरी, एमपी जेल प्रहरी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उन सारे पेपर्स के जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के सारे क्वेश्चंस हम एक एक करके करने वाले हैं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।